आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है और जो आगे का पार्ट है उसका थोड़ा सा वो मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है, वो उसको आप जाके देख लेना। एक्सरसाइज 14.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले डेटा का कलेक्शन कैसे करते हैं। जैसे आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन सबका कुछ ना कुछ डेटा होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, दैट इज कॉल्ड डेटा, ठीक है। क्लास में बेंचेस रखी हैं, इनकी काउंटिंग, ये भी एक डेटा है, ठीक है। या फिर आप सभी की हाइट्स का डेटा, या फिर आप सभी के वेट्स का डेटा, जितने भी वेट हैं आपके अलग अलग, तो ये सब चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाती हैं, यानी कि इनकी जो कैलकुलेशन होती है। अब देखो, किसी की हाइट सबसे ज़्यादा होगी क्लास में और किसी की सबसे कम भी होगी, तो मतलब ये क्या है, हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेटा। और जब मैक्सिमम हाइट से मिनिमम हाइट को माइनस करेंगे तो वो निकल जाएगी रेंज। जैसे आप बाइक खरीदने जाते हो तो वो बाइक वाला पूछता है ना कि भाई आपकी रेंज कितनी है, मतलब आप कितना अमाउंट खर्च कर सकते हैं। तो आपने कहा भाई 50,000 से 1,50,000 खर्च कर सकते हैं, तो आपकी रेंज कितनी हो गई, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 1,50,000, तभी तो बाइक लोगे ना। और मान लिया कोई डाउन पेमेंट देने वाला हो गया तो मतलब वो मिनिमम रेंज क्या हो गई उसकी, कि सपोज उसने कहा जी हम तो जो है 80,000 रुपये डाउन पेमेंट देंगे और उसके बाद बाइक आएगी, उसके बाद जो है हम लोग फाइनेंस कराएंगे या जो भी वट एवर इट इज। तो आपकी जो मिनिमम रेंज हो गई वो हो गई, या मैक्सिमम जो रेंज हो गई उस केस में वो 80,000 हो गई। बट स्टैटिस्टिक्स के केस में आप डेटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को ग्रुप करते हैं। ऑर्गेनाइज और ग्रुपिंग करना एक ही बात है, ठीक है। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे सेंसस होती है आपकी, ठीक है, जनगणना होती है। तो जब जनगणना हुई थी 2011 में, तो ऐसे ही हुआ था कि भाई जो गवर्नमेंट के जो एजेंट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ गए, वो घरों में गए, ठीक है, घरों में गए तो वहाँ पे घरों से उनकी इंफॉर्मेशन ली कि घर में कितने मेंबर हैं, ठीक है, कितने लोग जीवित हैं, कितने मर चुके हैं, ठीक है, फिर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी, कितने लोगों को इंटरनेट आता है चलाना, कितने लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, कौन टीवी देखता है, कौन रेडियो सुनता है, किसके यहाँ डीटीएच लग रही है, किसके यहाँ नहीं लग रही है, ठीक है, किसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। उससे गवर्नमेंट को फायदा होता है और गवर्नमेंट क्या करती है, उसके हिसाब से उनके लिए वेलफेयर के लिए स्कीम निकालती है। सपोज एक पर्टिकुलर जो है हर एक बंदे के लिए नहीं निकलती है, पर्टिकुलर के लिए नहीं निकलती है, वो एक मेजॉरिटी के लिए निकलती है। सपोज एक सिटी का सेंसस हुई, एक सिटी की जनगणना हुई, कैलकुलेशन हुई पॉपुलेशन की, और उसमें ये पाया गया कि इसमें 75% या 80% लोग या 45% या 50% लोग एजुकेटेड नहीं है। तो गवर्नमेंट उस वाले प्लेस के लिए, उस वाले रीजन के लिए क्या निकालेगी, एक स्कीम निकालेगी जिससे कि लोग आसानी से एजुकेशन ले पाएं, एजुकेटेड हो पाएं। जैसे मिड डे मील सुना है आपने, ठीक है, तो मिड डे मील किसका एग्जाम्पल था, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना। अगर मान लिया कोई गरीब बच्चा है, उसके पास खाने के लिए ही नहीं है, तो वो पहले पेट की भूख मिटाएगा या फिर दिमाग की, पेट की ना। जब उसका पेट भरा होगा तभी तो पढ़ने के बारे में सोचेगा। तो मिड डे मील का क्या हुआ कि बच्चे खाने के बहाने आए गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में, जैसे आपके स्कूल के पास भी एक सरकारी स्कूल है, ठीक है, प्राइमरी, तो वहाँ भी मिड डे मील की व्यवस्था होती है, ठीक। वो इसलिए की जाती है जो गरीब बच्चे हैं या जिनके पास इकोनॉमिकली वीकर हैं और जो पढ़ने में असमर्थ हैं, उनको पहले पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए मिड डे मील का आयोजन किया गया। उसमें क्या है कि मिड डे मील की व्यवस्था की गई, खाने पीने की व्यवस्था की गई उनकी, तो उसमें बच्चे आएंगे, खाएंगे और फिर पढ़ेंगे, तो खाने के बहाने आ जाएंगे बच्चे, तो इसलिए जो है उनको गवर्नमेंट ने इस तरह की स्कीम निकाली। तो ये सब जो स्कीम निकलती हैं, ये सब स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उसके बाद स्कीम निकलती है कि नहीं। तो हमें, अगर मैं कहूं कि मेरे पास इतनी कमी है या इतना ज़्यादा है और गवर्नमेंट मेरे लिए स्कीम निकाले, तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करने वाली। गवर्नमेंट एक मेजॉरिटी के लिए करती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं करेगी। जैसे कोई समस्या होती है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए की जाती है और पब्लिक में सब लोग आते हैं, मेजॉरिटी आती है, इसलिए कहते हैं मेजॉरिटी जहाँ होती है वहाँ पे काम हो जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 14.1 एक्सरसाइज है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ।
अच्छा मुझे बताओ सब बच्चे अलग अलग कि डे टू डे लाइफ में कौन कौन सा डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। हाँ भाई, हाँ आप अपने घर में कैसा डेटा कलेक्ट कर सकते हो ये बताओ। क्या कितने घंटे स्टडी करी किसी एक बंदे की? आप अपने मोहल्ले का डेटा इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है, कि मोहल्ले में आपकी एज ग्रुप के कितने लोग हैं, उन सब का लिया और देखा कि सब लोगों ने कितने कितने घंटे स्टडी करी, ठीक है। और किस तरह का डेटा हो सकता है? कितने टाइम खेलते हैं, कितने टाइम खाते हैं, ओके, हाँ ये भी तो डेटा है, ये भी तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो सभी की एक साथ कि सब बच्चे कितने कितने टाइम खेलते हैं, कितने कितने टाइम खाते हैं और कितने कितने टाइम पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी एक डेटा हो गया। आपका क्या है? सोने का। अरे ये भी एक डेटा है भाई, सोने का डेटा, ठीक है, कि कितने घंटे कोई सोता है। और मैं समझता हूँ इस डेटा में सब लोग अव्वल आएंगे ठीक है, सबका डेटा जो है उसमें ज़्यादा होगा कि सोना बहुत पसंद होता है सबको, ठीक है, लेकिन सोना महंगा भी पड़ जाता है। हाँ वही तो, सोना महंगा है इसलिए सोना महंगा है, सोना भी महंगा है और वैसे सोना भी महंगा है। एनीवेज उसका भी डेटा होता है कि गोल्ड का रेट, ठीक है, एक साल के अंदर कितने बार फ्लक्चुएट हुआ, ठीक है, वो भी एक डेटा है। और आपकी स्लीप का भी डेटा है कि आप एक महीने में कितने कितने समय सो रहे हो, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है, कि आज आप 10 बजे सो रहे हो, कल 11 बजे, परसों 12 बजे, फिर आप 9 बजे सो गए, ठीक है, या फिर सुबह उठने का डेटा, तो वो भी डेटा हो सकता है। तो इस तरह के डेटा आपको लिखने हैं, 5 तरह का डेटा लिखने हैं। 14.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। तो भाई प्राइमरी डेटा क्या होगा और सेकेंडरी डेटा क्या होगा, सुन लो। When the information was collected by the investigator herself or himself, मतलब किसी पर्टिकुलर बंदे के द्वारा किसी ने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी। जैसे मैंने इसको जिम्मा सौंप दिया, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? यश को मैंने जिम्मा सौंपा कि भाई आप जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, यानी कि विद ए डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन अवर माइंड। अभी इसके दिमाग में ऑब्जेक्टिव है कि मुझे जितने भी इसके मोहल्ले में लोग हैं, जितने भी यश के सोसाइटी में लोग रहते हैं, उन सब का क्या चाहिए, उनकी हाइट का डेटा चाहिए, तो इसके लिए टास्क दे दिया। तो जो टास्क बेस्ड डेटा होता है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, ठीक है। और देन उसके बाद सेकंड केस होता है व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड, ठीक है, फ्रॉम ए सोर्स विच इज ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, द डेटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। अब जैसे स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसने जैसे सेंसस होती है, सेंसस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, कि सरकार ने टास्क दे के भेजा है लोगों को कि ये वाला डेटा इकट्ठा करना है, ठीक है। और मान लिया सपोज हमें जरूरत पड़ी उस डेटा की, हम जानना चाहते हैं कि भाई यूपी में कितने लोग ऐसे हैं जो कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अनएडुकेटेड हैं, ठीक है, उनके लिए हम एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। कोई एनजीओ को डेटा चाहिए, तो एनजीओ जो डेटा लेगा वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से लेगा जिसने सेंसस करवाई थी। तो जब स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा था उसके लिए वो क्या था, प्राइमरी डेटा, बट हम उस डेटा का यूज कर रहे हैं, हम वहां से डेटा ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटा को प्रेजेंट कैसे करें, अब जैसे मैं आपको बताता हूं, स्क्रॉल करना, जैसे कोई भी डेटा लिखा, ठीक, जैसे कोई भी डेटा लिखा मैंने 2 4 6 8 2 4 8 2 6 3 4 3 3 8 7 6 8 9 11 12 14, ये डेटा लिखा मैंने। अब कितना हौच पौच सा लग रहा है लिखा हुआ। दिस इज अनग्रुप्ड, दिस इज रैंडम डेटा और दिस इज इंडिविजुअल डेटा। तो जब हम सेंसस हमने की थी स्टार्ट,
ठीक है, तब हमने रैंडमली इंफॉर्मेशन ली थी सबसे। तो हमने क्या ली थी? रैंडमली इंफॉर्मेशन ली थी, और उस डेटा का हमें पता ही नहीं था कि कैसे यूज करेंगे। बस हमने क्या कहा था, हमारा इंफॉर्मेशन लेने का काम था, जहां से इंफॉर्मेशन मिले ले लो और लिख लो, ठीक। बट उसके बाद हमने उस डेटा को क्या किया? अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया कि बिलो 20 कितने हैं, बिलो 20 लोग कितने हैं, बिलो 30 कितने हैं, बिलो 5 कितने हैं, ठीक है, मतलब बिलो 5 ऐसे लगाओ, 5 साल से छोटे बच्चे कितने हैं। तो गवर्नमेंट भी तो स्कीम निकालती है, जैसे ट्रेन में टिकट लगता है तो 5 साल से छोटे बच्चों का नहीं लगता, ठीक है, वो इसलिए तो बताती है, उनके पास डेटा होता है, ठीक है। भाई इतने 5 साल से छोटे बच्चे हैं, वो टिकट कैसे लेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए डेटा बना दिया, या फिर कोई भी बच्चे के लिए, एज ग्रुप के लिए, 20 से कम वालों के लिए उनके एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, 20 से कम वालों को, 30 से कम वालों को जॉब की जरूरत पड़ेगी, 30 से ज़्यादा वालों को भी जॉब की जरूरत पड़ेगी। तो डिफरेंट टास्क होते हैं लाइफ के, उसके हिसाब से उनका डेटा बन जाता है। तो ये ग्रुप डेटा है। अब जैसे यही डेटा की मैं बात करूं तो मैं पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन लिखूंगा, ठीक है। अगर मैंने ये डेटा लिखा है तो मैं क्या करूंगा, इसको ग्रुप करूंगा। ग्रुप कैसे करूंगा? देखो, ये लिखी है मेरे पास ऑब्जर्वेशन। अब जैसे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स 2 आ रहा है, तो मैं इसको 2 2 2 3 बार लिखने की जगह मैं लिखूंगा, ये तो हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन, इसको लिखा मैंने 2, और ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज टेलीमार्क्स, ठीक है, टेलीमार्क्स यूज करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 के बाद इसकी काउंटिंग करूंगा, 2 कितनी बार आया, 1 2 3, तो 1 2 3। अब तुम्हें कहा कि भाई हमने काउंट कर ली, इसको लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। जब आप बड़े डेटा की कैलकुलेशन करोगे तब आप 1 2 3 अगर काउंटिंग भूल गए तो फिर यहां तो लिखी है ना, याद रहेंगी। जैसे 1 बार 2 आया तो 1 बार टिक कर दिया, 2 आया 2 बार, 3 बार 3 बार, तो ऐसे देखना आसान हो जाता है, इसलिए टेलीमार्क्स यूज करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब 3 बार रिपीट हुआ, तो फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार रिपीट होना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि दूसरी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई, 3 बार। टेलीमार्क्स को कैलकुलेट करके लिख दो। तो इंस्टीड की हम 2 को 3 बार लिखें, हम 2 को 1 बार लिखेंगे और उसकी बाद में फ्रीक्वेंसी लिख देंगे सामने। ऐसे ही 3 ऑब्जर्वेशन भी है, 4 भी है, 5 है क्या, 6 है, 7 है क्या, यस, 8 9 है, 10 है, 11 12 14 13 है क्या, नहीं। तो देखो 3 ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई, 1 2 3, 3 ऑब्जर्वेशन भी 3 बार आई। अब मेरे पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई, इनको ऐड कर लो, 6 हो गई। अब तक 6 ऑब्जर्वेशन हो गई, 2 बार 3 आया और 2 बार, तो अब मेरे को देखना आसान हो गया ना, मुझे पता लग गया कि 2 जो है 3 बार आया, मैंने ऑर्गेनाइज करा। अगर मैं इसमें देख के बताता तो मुझे टाइम लगता, सॉर्ट करना पड़ता डेटा को। तो ये ग्रुप डेटा है, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है। 4 भी 3 बार है, और 6 1 2 ये भी 3 बार है, और 7 1 बार है, 8 4 बार है, फिर 9 1 बार ही है, 11 1 बार है, 12 1 बार है, और 14 1 बार है। तो अब मैं इनको कैलकुलेट करूंगा, 1 2 3 4 8 9, ठीक है, 12 15 18 21, तो टोटल कितने हो गई है। तो अब इसको काउंट कर लो, ये भी 21 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो हमारी सॉर्टिंग ठीक हो गई। तो मतलब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डेटा चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो दिस इज नोन एज ग्रुप्ड
ग्रुप डेटा। क्या होगा ये? ग्रुप डेटा। और दिस इज रैंडम डेटा या फिर इंडिविजुअल। ठीक है, बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो इसको नोट कर लो। तो आज के लिए इतना ही, कल को हम आगे की चीज़ें करेंगे। ठीक है, और आज हम यहीं तक करेंगे, कल पढ़ते हैं आगे।